समसामयिक घटना चक्र 2023 को कवर कर रहे हैं। 38वीं बीपीएससी से लेकर के 67वीं बीपीएससी तक का इसमें पेपर दिया हुआ है। तो यह बुक काफ़ी अच्छी है बीपीएससी के लिए। और इस टाइम जो टीचर एग्ज़ाम या दरोगा एसएससी या जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर दिया हुआ है। आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। अध्यायवार विभाजित है, हल प्रश्न पत्र समान अध्ययन। ये देखिए, बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का पूछा गया इसमें क्वेश्चन है। उसके अलावा भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किया गया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव 1057 से 58 ईस्वी थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाटक की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। तो मिथिला का स्वर्ण युग क्या कहलाता है? कर्नाट वंश का शासनकाल, जो कि 1057 से 1325 ईस्वी तक था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम जो शासक था वह हरि सिंह था। आइए व्याख्या देखते हैं। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन 53 क्वेश्चन हमारा है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी? तो यह धर्मशास्त्र के समय, जब धर्मशास्त्र का समय आया था उस समय यह अवधारणा, अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घृत हुई थी। तो आइए व्याख्या देख लेते हैं। धर्मशास्त्रों के समय 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य जातियों यथा जैसे या इस प्रकार अंबष्ठ, उग्र, निषाद, मगध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। पाणिनि ने कितने प्रकार के शूद्रों का? 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है। पहला निर्वसित और दूसरा अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। 54 क्वेश्चन 54 में है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में, कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के समय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी। तो देखिए, बौद्ध सभा की चौथी और अंतिम संगति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अशुघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया। और आगे ये देखें, और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्र पात्रों पर खुदवा कर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषास्त्र कहा गया है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। ये पूछता है बार बार, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगति बुद्ध की मृत्यु के तत्पश्चात राजगृह की शतपर्णी गुफा में हुआ था। इस समय मगध का शासक अज्ञातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता कश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों पश्चात वैशाली में हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य साबकमीर अर्थात शौरकामिनी थे। क्वेश्चन नंबर 55, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ हुई थी? तो राजगृह अथवा राजगीर में हुई थी, बिहार में। 57 बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों फर्स्ट एवं सेकंड में अंकित है। इनका सुमेल करना है, आपको इनका सुमेल करना है। जन्म कहाँ हुआ था उनका? तो देखिए, जन्म हुआ था उनका लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो बोधगया में। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया उन्होंने? सारनाथ में। और निधन कहाँ हुआ? कुशीनगर में। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन 3, 2, 1, 4 सही है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोधगया में वैशाखी पूर्णिमा की रात्रि उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। काशी के ऋषिपत्तनम सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश धर्म प्रवर्तन दिया एवं कुशीनगर में उनका निधन हो गया, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58, बोधगया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 59, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहीं पे बनवाया गया था। बोधगया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी BC में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं-6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित था। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बना। क्वेश्चन नंबर 60,
गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कनिष्क के समय। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया। देखिए, यह कनिष्क के समय में हीनयान और महायान में दो स्पष्ट स्वतंत्र संप्रदायों में बटा था। महायान शाखा बुद्ध को देवता मानते थे तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी शताब्दी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल्ल नामक दो राज्यों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लक्षवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। क्वेश्चन 62, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? तो 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। ये हैं: पहला अंग, दूसरा मगध, तीसरा काशी, चौथा कौशल, पांचवा बज्जी, छठवां मल्ल, सातवां चेदी, आठवां वत्स, नौवां कुरु, 10वां पंचाल, 11वां मत्स्य, 12वां सूरसेन, 13वां अश्मक, 14वां अवंती, 15वां गांधार और 16वां कम्बोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अश्मक दक्षिण भारत में स्थित था। जनवसभ सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी खोषठ जनपद अर्थात 16 जनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ नाम कुछ भिन्न प्रकार से हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़ा ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्त के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त तथा तथागत गुप्त तथा बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? क्वेश्चन नंबर 64, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेंसांग यहाँ आया था। क्वेश्चन नंबर 65, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए लागू की गई थी। मध्यकाल में मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती हैं। पहला, पदाधिकारी का वरीयता क्रम, दूसरा वेतनमान, तीसरा सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य के सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रखरखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाला गया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या जागीर प्रदान की जाती थी। क्वेश्चन नंबर 66, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें एक कथन ए और दूसरा कारक आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन ए, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारक आर, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो कथन दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में वर्तमान में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को था। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र और गिरिब्रिज दोनों थी। दिए गए विकल्प में ए और सी सही है। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रिज थी। बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला राजा राजवंश विदृत वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था, जिसने गिरिब्रिज को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 69, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी थी
राजगृह देखिए इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य ने। नंदवंश के पश्चात शिशुनाग वंश का अंत करके नंदवंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंदवंश में कुल 9 राजा हुए थे। पहला उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया है। दूसरा पंडु, तीसरा पंडुगति, चौथा भूतपाल, पांचवां राष्ट्रपाल, छठवां गोविड़ाशक, सातवां दशसिद्धक और आठवां कैवर्त तथा 9वां घनानंद। नंदवंश में जनता में बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने घनानंद की हत्या कर दी, नंदवंश का अंत कर दिया। अतः स्पष्ट है कि विकल्प ए सही है, उत्तर है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषण तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखा दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त है। देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंधितक अप्राय। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद था। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद है, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति मानता है। भद्रशाल उसका सेनापति था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किससे बना था? तो लकड़ी का बना हुआ था। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्यकाल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजा प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, आमत्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है कि दक्षिण भारत के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं।